जब 18 जुलाई को पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी ताकत दिखाई तो 2024 का जंग किसके होंगे संग, यह तस्वीर अब साफ होता नजर आ रहा है। क्योंकि 18 जुलाई को एक और जहां एनडीए का महाबैठक हुआ, वहीं विपक्ष भी अपना दूसरा महाबैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संपन्न किया। विपक्ष की इस महाबैठक का सबसे अच्छा बात रहा कि उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर अब इंडिया कर लिया है। साथ ही इस महाबैठक का जो सबसे दिलचस्प जानकारी निकल कर आई है वो यह है कि जब भी विपक्ष महाबैठक करती है तो 4 अच्छी चीजें होती हैं तो 40 इसके साथ विवाद भी जुड़ जाता है। क्योंकि जब पटना में जब विपक्ष की महाबैठक हुई थी उस समय अरविंद केजरीवाल रूठ कर चले गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। अब इस बार महाबैठक होने से पहले ही ममता बनर्जी इस बैठक में आने से मना कर दी और महाबैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे उत्तरी भारत के जितने सारे विपक्ष के नेता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। और इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि इस बैठक के बाद अब लगभग तय हो गया है कि जो 2024 का जंग होगा वो भारत बनाम इंडिया होने वाला है। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है वो नाम के कारण ही नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को तकलीफ था, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। और यदि इससे बढ़कर भी कुछ बात होगी तो शायद आने वाले दिनों में वो स्पष्ट जानकारी आपको मिलेगी। उत्तर भारत के जितने विपक्ष के नेता थे उनका मांग था कि जो भी इस अलायंस का नाम होगा वो हिंदी में रखा जाना चाहिए। लेकिन एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो शायद बैठक में अड़ गए थे कि जब भी इसका अलायंस का नाम होगा वो इंग्लिश में ही रखा जाना चाहिए। उसके बाद इस अलायंस का नाम इंडिया रखा गया। इसी कारण से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव संग अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल नाराज हुए और महाबैठक में हिस्सा तो लिया लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए बिना ही वापस लौट गए। ये बात तो अभी मीडिया में चल रही है, लेकिन अंदर खाने इन नेताओं के मन में कौन सी खिचड़ी पक रही है वो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष का जो अगला महाबैठक होने वाला है वो मुंबई में होने वाला है और इस तीसरा महाबैठक के पहले ही स्थिति आपको स्पष्ट नजर आएगी। इस बैठक में और भी कई चीजें होने वाली थी, जैसे कि संयोजक बनाया जाना था, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा उनके नाम पर चर्चा की जानी थी। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो इस बैठक में ना प्रधानमंत्री नाम का उम्मीदवार का चर्चा हुआ, ना ही तो किसी भी प्रकार का संयोजक बनाया गया। हाँ, हालांकि इतना जरूर तय किया गया है कि यदि विपक्ष की एकजुटता जो बनाई गई है, यदि उसकी सरकार आती है तो जातीय जनगणना कराएंगे। ये तो वही पुरानी घिसी पिटी बात दोहराई गई। इस बैठक में जो खुलकर जो नया चीज आने वाला था, जो लोगों को एक उम्मीद थी कि कोई नया नारा, कोई नया संकल्प निकल कर आएगा इस महाबैठक से, वो किसी भी प्रकार का कोई भी चीज अभी निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, इस बैठक के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा विवाद जिस चीज का हो रहा है वो विपक्ष के द्वारा बनाए गए अलायंस का जो नाम रखा गया है उसके नाम को लेकर ही ज्यादा विवाद हो रहा है। कई लोग इसे विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इंडिया नाम ही कांग्रेस की नैया डुबो देगी। क्योंकि अब विपक्ष के द्वारा अपने लिए बनाए गए अलायंस का नाम जब अब इंडिया रखा गया है तो इसके बाद से कई राजनीतिक कारण अब जन्म लेंगे। पहला तो मुझे यही लगता है कि भारत वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला होगा वो हिंदी और इंग्लिश का एक नया विवाद आपको जन्म देगा। आखिर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो हिंदी और अंग्रेजी का जो मनमुटाव चलता है उस चीज को अब और हवा मिल सकता है। दूसरा जो मुझे लगता है कि भारत शब्द भारत के संस्कृति, सत्य, सनातन संस्कृति के साथ जोड़कर देखा जाएगा, वहीं इंडिया शब्द को उपनिवेशवादी मानसिकता के साथ जोड़कर देखा जाएगा। और इस बात का प्रचार करने में शायद भाजपा अब कोई भी कोर कसर ना छोड़े। और इसी बात का डर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता जो उत्तरी भारत के नेता हैं उनका मानता कि किसी भी प्रकार से अलायंस का नाम अंग्रेजी में ना रखकर हिंदी में रखा जाए। क्योंकि आप देखिए जो हिंदी और इंग्लिश का जो चलता है वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में चलता है। उत्तर भारत वाले हिंदी का समर्थन करते हैं, वहीं इंग्लिश का समर्थन दक्षिण भारत वाले लोग करते हैं और इसमें शायद भाजपा की जीत होगी। और मैं भाजपा की जीत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इंग्लिश का खुलकर जब भाजपा विरोध करेगी
तो तकलीफ किसको होगा? दक्षिण भारत को। और दक्षिण भारत में भाजपा आदि कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो ऐसे भी कमजोर है। केरल, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में तो भाजपा की ऐसे भी कोई सीट आती नहीं है। भाजपा का जो कांग्रेस के साथ जो मेन टकराव होने को है वो उत्तर भारत में होने को है। और उत्तर भारत की मांग क्या है? हिंदी। और इस चीज में भाजपा को यहाँ पे बढ़त मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि पूर्वी भारत में भाजपा ऑलरेडी अपने एक बैलेंस स्थिति में है। और मुझे लगता है कि जो इस अलायंस का नाम अंग्रेजी में रखा गया है, यदि हिंदी इंग्लिश का विवाद गहराता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को उत्तर भारत में इस बात पर राजनीति करने में तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी और इसका नुकसान भी विपक्ष को हो सकता है। खैर, जाते जाते मैं अब इतना कह दूं कि इंडिया जो अलायंस बना हुआ है वो कितने दिनों तक टिक पाता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस जो बना है वो टिक पाता है भी या नहीं। क्योंकि इस महाबैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं करती है, उन्हें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। और जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है उसके बाद तुरंत ममता बनर्जी की एक सांसद है जो कहती है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सर्वसम्मति से बनाया जाए विपक्ष के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें निकल कर आती हैं कि आखिर कांग्रेस प्रधानमंत्री पद का जो दावेदारी है उसे लेकर पीछे क्यों हट रही है, आखिर इसके पीछे कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है। तो मैं बता दूं, इसका दो कारण हो सकता है। 2024 का मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ना हो जाए, इसके लिए कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही है। आखिर सोचिए ना कि पूरे विपक्ष की पार्टी को, खास करके कांग्रेस को ये चूल क्यों मची थी कि जो यूपीए जो नाम था विपक्ष के अलायंस का, उसका नाम बदलकर इंडिया किया जाए। आखिर उसके पीछे राजनीति क्या थी? उसके पीछे एकमात्र राजनीति यही थी कि यूपीए नाम से भारत की जनता का एक मन उब चुका है। यूपीए नाम से लगभग भारत की जनता अब देखना नहीं चाहती है यूपीए अलायंस को, इसलिए पहला नाम बदला जाए। और दूसरा, जैसे क्योंकि यूपीए का नाम आता है, सामने चेहरा उभर कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आता है, वो गांधी फैमिली का चेहरा उभर कर आता है। यदि नाम बदल जाएगा तो यहां से एक चीज होगा कि कांग्रेस जो चाहती है कि यह मुद्दा राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी ना बन पाए, उसमें वो सफलता हासिल करना चाहती है। इसीलिए तो कांग्रेस समेत पूरी विपक्ष की पार्टी जो है वो नाम बदलने पर इतना जोर दिया। नहीं तो नाम बदलने से क्या हो जाता है, आप ही बताइए। नाम बदलने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता है। यदि नाम बदलने से कोई चुनाव जीत जाए, नाम बदलने से कोई मैच जीत जाए, कोई ट्रॉफी जीत जाए, तो फिर मैं भी महेंद्र सिंह धोनी नाम रख के क्रिकेट के मैदान में उतर जाऊं, उसेन बोल्ट नाम रख के कोई भी लड़का ओलंपिक में चल जाए और वो स्वर्ण मेडल जीत जाए। एक नाम बदलने के पीछे की जो प्रमुख राजनीति थी वो यही थी कि 2024 का मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। और इसी डर से भी कांग्रेस अभी प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है उसे लेकर पीछे हट रही है, क्योंकि अभी तो महाबैठक का जो नया अलायंस बना है, यदि कांग्रेस अभी से ही यदि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक देगी तो फिर से जो कांग्रेस जिस चीज से बचना चाहती है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का मुद्दा, वो फिर से गर्मा जाएगा। और इस मुद्दे को शांत रखने के लिए कांग्रेस पार्टी अभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी अभी वेट एंड वॉच की राजनीति कर रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जितने सारे राज्यों में, लगभग 4 से 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो उसका इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जैसे ही चुनाव हो जाते हैं विधानसभा का संपन्न, और यदि जिन राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में यदि कांग्रेस पुनः वापसी कर जाती है और जिन राज्यों में उनकी सरकार अभी नहीं है उन राज्यों में भी नई सरकार बन जाती है, तब विपक्ष में जितने सारे राजनीतिक दल हैं उनमें से सबसे प्रमुख दावेदारी कांग्रेस की ही होगी। और यही वेट एंड वॉच की राजनीति के कारण ही अभी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से पीछे हट रही है, जैसा कि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में साफ साफ स्पष्ट नजर आया। और किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक दल से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो बताइए ना कि यदि और उनकी सरकार बन भी जाती है
तो सरकार कितनी दिन चलेगी। इतिहास तो यही कहता है कि अधिक किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक दल का अधिक प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनता है, प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री बनता है कांग्रेस के समर्थन से, तो वो सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलती है। इसका उदाहरण है चौधरी चरण सिंह, इस बात का उदाहरण है देवगौड़ा, इस बात का उदाहरण है इंद्र कुमार गुजराल, इस बात का उदाहरण है चंद्रशेखर। इनमें से जितने सारे लोग प्रधानमंत्री बने हैं, किसी का कार्यकाल लंबा नहीं रहा। इनमें से सबसे अधिकतम कार्यकाल 11 महीने का रहा है। वो सरकारें हमेशा गिर जाती है। तो ये मानकर भी चलिए कि यदि कांग्रेस पार्टी के समर्थन से यदि सरकार बन भी जाती है और उस सरकार में यदि प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस के पास नहीं रहता है, तो वो सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली भी नहीं है। और अब विपक्ष की जो तीसरी महाबैठक होने वाली है मुंबई में, उससे पहले भी विपक्ष के नेताओं के बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, और जितनी सारी चीजें होंगी वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।